नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्ग 10 विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए, बिहार बोर्ड सॉल्यूशन से लिया गया ये प्रश्न है। आप भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये प्रश्न में अच्छा लगा, इसलिए आपको मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ। अगर अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। हमारा पहला नंबर प्रश्न जो है प्रश्न जो है कि लिया गया है यहाँ पर। आपको चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। विज्ञान का ये चैप्टर है, जैव प्रक्रम चैप्टर से लिया गया कुछ प्रश्न है जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न वर्ग 10 के लिए है ये प्रश्न। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको पहला प्रश्न देखने को मिल जाएगा। कहता है, पहला प्रश्न को देख लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आपको देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से उत्तर इसका लिखा हुआ है। और ये कहता है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिका अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती, इसीलिए साधारण विसरण बहुकोशीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में अपर्याप्त है। चलिए, ये तो हमारा पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न जानते हैं। ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक से लिया गया, बहुत अच्छा ऐप है ये। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोई वस्तु अगर सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम जिस मापदंड का उपयोग करेंगे वो हमारा यहाँ पर देख लीजिए हो जाएगा। आंसर यहाँ पर है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम सजीव के लक्षण मापदंड का प्रयोग करेंगे। अर्थात हम देखेंगे कि उसमें गति हो रही है या नहीं, वृद्धि हो रही है या नहीं, श्वसन क्रिया हो रही है या नहीं आदि। यानी कहने का मतलब कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम जीवों के लक्षण को देखेंगे और उसके मापदंड का प्रयोग करेंगे। अर्थात देखेंगे कि उसमें गति हो रही है या नहीं, वृद्धि हो रही है या नहीं, श्वसन क्रिया हो रही है या नहीं। नंबर 3 प्रश्न को देख लीजिए। किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। किसी जीव द्वारा कार्बन तथा ऑक्सीजन का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। और ये चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए हम श्वसन, पोषण, वहन, उत्सर्जन, जनन आदि प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे। 5वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। 5वां नंबर प्रश्न आप देख लीजिए, अनुच्छेद 6.2 पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर। यहाँ पर कहता है स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाहरी ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य के प्रकाश के उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण होता है, जबकि विषम पोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। तो देखते हैं हमारा दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न आपको कहता है,
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो इसका आंसर देख लीजिए, कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, जो कच्चा भोजन के लिए सामग्री होता है, पौधे कहाँ से प्राप्त करता है? तो इसका आंसर जान लेते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड को वायु से, प्रकाश को सूर्य से, जल तथा खनिज लवण को मृदा से प्राप्त करता है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर जान लेते हैं कि हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। यह भोजन में उपस्थित कीटाणु को भी नष्ट करता है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है पाचक एंजाइम का कार्य क्या है? पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को बसीय अम्ल ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, कहता है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो आंसर जानते हैं। क्षुद्रांत को आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रबद्ध होता है, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण का सही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। चलिए अनुच्छेद 6.3 पर आधारित प्रश्न को देख लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, कहता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीवों की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पर कहता है जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं, जबकि स्थलीय जीव वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का, चूँकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से कम है, इसलिए जो जलीय जीव होता है, जलीय जीव के श्वसन दर स्थलीय जीव की श्वसन दर से अधिक होती है। अगला प्रश्न जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न कहता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है? जो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है? तो आइए जानते हैं इसका आंसर। तो हमारा इसका आंसर है आपको कि जीव निम्नलिखित 3 पथों द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नंबर 1 में देख लीजिए। नंबर 1 कहता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन, ऑक्सीजन की कमी में पायरुवेट का विखंडन, और नंबर 3 में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन। तो जानते हैं दोस्तों हमारा तीसरा नंबर प्रश्न, ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रश्न एक बार आप देख लीजिए तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। एनसीईआरटी बुक से लिया गया, जैक प्रक्रम पाठ से। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की परिवहन कैसे होता है? तो जानते हैं इसका आंसर। हमारा इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आपको कहता है मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन हमारे रुधिर में उपस्थित वर्णक हीमोग्लोबिन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से बंध जाता है तथा उसे फेफड़े तक ले जाता है, जहाँ से वो सभी कोशिकाओं को पहुँचा दी जाती है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील होने के कारण रुधिर में घुल जाता है तथा श्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए।
चौथा नंबर प्रश्न कहता है गैस के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो हम जानते हैं कि सही आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा मानव फुफ्फुस गुब्बारे जैसे संरचना लिए होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। गुब्बारे जैसे ये संरचना श्वसन के लिए आवश्यक गैस की मात्रा वो अन्य आवश्यकता के अनुसार फैल एवं सिकुड़ सकती है। अनुच्छेद 6.4 पर आधारित प्रश्न है। जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम से लिया गया काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटक के कार्य क्या कार्य है। तो मानव में वहन तंत्र के घटक और उनके कार्य निम्नवत है या निम्नलिखित है। तो यहाँ पर देख लीजिए नंबर 1 रुधिर खनिज श्वसन गैस CO2 O2 पदार्थों हार्मोन्स जल आक्रमणिक पदार्थ तथा अन्य रसायन वहन करता है। और नंबर 2 में देख लीजिए नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है रुधिर वाहिकाएं धमनी तथा शिरा धमनी हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाती है, जबकि शिरा विभिन्न भागों से रुधिर एकत्र करके हृदय तक वापस लाती है। नंबर 3 कहता है कि हृदय एक पंप के तरह प्रत्येक क्षण रुधिर को हमारे शरीर में पंप करते रहता है। और नंबर 4 देख लीजिए नंबर 4 आपको कहता है लसिका पचे हुए तथा शुद्धांश द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है तथा ये अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिका अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। तो चलिए हम अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर नंबर 2 प्रश्न को देख लेते हैं। नंबर 2 प्रश्न कहता है स्तनधारी पक्षियों में ऑक्सीजन जनित तथा विऑक्सीजन जनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर आपको देखिए कहता है स्तनधारी पक्षियों में ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजन जनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह का बंटवारा शरीर के उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। स्तनधारी तथा पक्षी के अपने शरीर का ताप नियंत्रित करने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से ही प्राप्त होती है। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक जाइलम तथा फ्लोएम है। चौथा नंबर प्रश्न जान लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो इसका आंसर जानते हैं। पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम द्वारा होता है। 5वां नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। 6.5 पर आधारित प्रश्न। विक्राणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। नेफ्रॉन का क्रियाविधि का वर्णन करने के लिए कहता है तो विक्राणु वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक विक्राणु रुधिर को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। विक्राणु के निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 में देखिए एनबोमेन संप्लुक्त ग्लोमेरुलस के साथ एक लंबी नालिका। विक्राणु के कार्य निम्नवत है। विक्राणु के कार्य देख लीजिए। यहाँ पर कहता है रुधिर रीनल धमनी में बहुत उच्च दाब पर बहता है, जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवार से रुधिर छनता रहता है।
रुधिर कोशिका और प्रोटीन कोशिकाओं में रहती है, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज बोमन संपुट द्वारा छान दिए जाते हैं। तीन, इस निस्संदेह में वर्ण पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती है वह भी होता है। नंबर 4 में कहता है, जब यह निस्यंद नालिका में आता है तो लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल जल का पुनः नालिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है। उन वर्ण पदार्थ के भी क्षरण इन कोशिका द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। इसके बाद 6 नंबर में कहता है, अनंत में निस्यंद में केवल यूरिया, अन्य वर्ण पदार्थ तथा जल ही रह जाता है जिसे मूत्र कहा जाता है। यह संग्रह में एकत्रित होते रहता है। तो ये वृक्क का, निफ्रॉन का काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे शरीर में काम है। ये प्रश्न देख लीजिए एक बार फिर से कि वृक्क जो होता है वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। तो इसका जो प्रश्न है कि नेफ्रॉन की रचनात्मक क्रिया विधि का वर्णन कीजिए, और नेफ्रॉन के चित्र भी बनाने के लिए आपको बिहार बोर्ड में कह सकता है। नेफ्रॉन के चित्र बनाना भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नंबर 2 प्रश्न। हमारा नंबर 2 प्रश्न कहता है यहाँ पर, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? तो उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, उन पत्ती को गिराना जिनमें वे पदार्थ एकत्र रहते हैं आदि क्रिया करते हैं। इनके अतिरिक्त वे वर्ण पदार्थ को रोजिन तथा गोंद के रूप में एकत्रित करते हैं तथा कुछ वर्ण पदार्थ को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित भी करते हैं। नंबर 3, मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? तो मूत्र बनने की मात्रा का नियमन पुनरोवोत्सर्जन क्रिया द्वारा होता है। मूत्र में जल की मात्रा शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय उत्सर्जित करता है इस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस समय आप बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस का जय प्रक्रम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर आप देख रहे हैं। तो चलिए ये इसका अब देख लीजिए, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले लेते हैं। तो पहला नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लीजिए। पहला नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहता है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से, परिवहन से। जय प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये। तो सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृक्क जो है उत्सर्जन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जय प्रक्रम चैप्टर से देख रहे हैं ये सभी प्रश्न। नंबर 2 प्रश्न देख लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है जल के वहन के लिए, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो सही आंसर यहाँ पर आपको 2 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल का वहन बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, और डी देख लीजिए क्या कहता है, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी ही हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर प्रश्न को
देख लीजिए 4 नंबर प्रश्न कहता है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में होता है या ऑप्शन नंबर डी केंद्रक में होता है। तो सही आंसर यहाँ पर आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, माइक्रोटोकांडिया सही आंसर। 5 नंबर प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो ये देख लीजिए वसा जो है हमारे शरीर आंत में बड़ी बड़ी गुलिकाओं के रूप में उपस्थित होता है, जिसके कारण एंजाइम इस विखंडन कर पाने में असमर्थ होता है। पित्त रस इन बड़ी गुलिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम इनसे क्रिया कर सके और अग्नाशय में लाइपेज नामक एंजाइम साबित होता है, जो वसा का पाचन करने में सहायक होता है। वसा के पाचन की यह संपूर्ण प्रक्रिया शुद्धांत में होती है। 6 नंबर प्रश्न भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका है। नंबर 1 देख लीजिए। नंबर 1 कहता है लार में एक एंजाइम होता है जो सलाइवरी इलेज कहते हैं। यह एंजाइम मेंड के विखंडित करके संकीरा में बदल देता है। नंबर 2 लार भोजन को चिकना बना देता है, जिससे इसे चबाने तथा सटकने में आसानी होती है। नंबर 7 प्रश्न देख लीजिए। नंबर 7 प्रश्न कहता है सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी है और इसके उत्पादक क्या है। तो आंसर जान लेते हैं। आपको सुपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि परिस्थिति होना आवश्यक है। इसके उत्पादित ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। 8 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनके अवायवीय श्वसन होता है। प्रश्न पूछ रखा है 2015, 17 और 18 में। तो आंसर यहाँ पर देख लीजिए। आंसर है कि वायवीय तथा अवायवीय जो श्वसन होते हैं उसमें जो है अंतर जो है क्या है। तो आपको ऐसा ही ग्राफ बना देना है, क्रम संख्या लिख देना है। वायवीय श्वसन इस तरफ लिखना है, अवायवीय श्वसन इस तरह लिखना है। तो नंबर 1 में वायवीय श्वसन वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा ऑक्सीजन उपयुक्त में जाती है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये देख लीजिए। इसके बाद नंबर 2 में कहता है जो इसमें ग्लूकोज का पुनः विखंडन होता है, जबकि अवायवीय में इसके ग्लूकोज का पुनः विखंडन नहीं होता है। इसमें CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होता है और इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं। इसके बाद 4 नंबर में देख लीजिए। 4 नंबर में इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में होता है और यह केवल साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बाद इसमें 38 ATP अणु मुक्त होता है और इसमें 2 ATP अणु मुक्त होता है। तो ये था आपको कुछ वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अवायवीय श्वसन क्रिया यीस्ट आदि कवक तथा अनेक जीवाणु में होता है। मांसपेशी में ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बनता है। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न गैस के अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाओं किस प्रकार अपरिकलित है।
तो ये इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर कहता है कुपिकाएँ महीन दीवार तथा शंख रुधिर कोशिकाओं वाली रचना है, जिसके कारण रुधिर कुपिकाओं से भरी वायु के बीच गैस का आदान सरलता से हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न, कुपिकाओं की संरचना गुब्बारे की तरह होता है, जो आवश्यकता अनुसार गैस का आदान प्रदान के लिए फैलता तथा पिचकता है। इसी का आपको आंसर है। प्रश्न नंबर 9 के आंसर है ये। तो और 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का क्या परिणाम हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वहन करता है। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। मनुष्य में दोहरे परिसंरचना की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो सही आंसर यहाँ पे सही इसका आंसर है, मनुष्य सहित समस्त स्तनधारियों में दोहरे परिसंरचना पाया जाता है। प्रथम परिसंरचना हृदय और फुफ्फुस के मध्य पाया जाता है, जिसमें पल्मोनरी परिसंरचना कहते हैं, तथा द्वितीय परिसंरचना हृदय और शरीर के अन्य भागों के मध्य में पाया जाता है, जिसे सिस्टोमिक परिसंरचना कहते हैं। यह इसलिए आवश्यक है जिससे शुद्ध अशुद्ध रुधिर मिश्रित न हो सके। 12 नंबर, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थ के वहन में क्या अंतर है। जाइलम तथा फ्लोएम पदार्थ में वहन में अंतर देख लीजिए। इसमें भी वैसे ही बनाना है। क्रम संख्या, यहाँ पर जाइलम हुआ, यहाँ पर फ्लोएम हुआ। जाइलम नंबर 1 में, जाइलम जड़ों के जल और खनिज लवण को पौधे अन्य भाग में पहुँचाता है जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, ये तैयार भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भाग में पहुंचाता है। नंबर 2 में, जाइलम खनिज लवण का परिवहन नलिकाओं एवं वाहिकाओं द्वारा होता है, और ये भोजन का परिवहन चलनी नली एवं सहायक कोशिकाओं द्वारा होता है। नंबर 3 में, नालिका और वाहिका मृत कोशिका होती है, और इसमें जो है चालिक नालिका और सहायक कोशिका जीवित होती है। नंबर 4 में, पदार्थ का स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन आकर्षक बल के कारण होता है, जबकि इसमें पदार्थ का स्थानांतरण परासरण दाब के कारण होता है। 13 नंबर प्रश्न, फुफ्फुस के कुपिकाओं तथा वृक्क के विक्राणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियात्मक विधि की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर भी क्रम संख्या लिख देना है। कुपिक की संरचना महीन दीवार वाले गुब्बारे के समान, और वृक्क की संरचना महीन दीवार वाले कप के समान। कुपिक में महीने दीवार वाले रक्त कोशिका का जाल बिछा रहता है, जो गैस के आदान प्रदान करता है, और ये बेमोन सुपुट में महीन दीवार वाली कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे गैमेरुल कहते हैं, और यह छानने का कार्य करता है। नंबर 3 में कहता है, ये जो है CO2 और O2 गैस का आदान प्रदान करने के लिए पृष्ठ क्षेत्र पर बढ़ाता है, और ये रुधिर को छानने तथा पुनर्वेश के लिए अपना पृष्ठ क्षेत्र पर बढ़ाता है। 4, कुपिक केवल गैस का आदान प्रदान करने के लिए फेफड़े के सतह प्रदान करता है, जबकि रुधिर के छानने पुनर्शोषण के लिए अपने पृष्ठ क्षेत्रफल का नालिका भाग मूत्र के मूत्रकोश तक ले जाता है। बहुविकल्पिक प्रश्न कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और यहाँ पर देख लीजिए जो जैव प्रक्रम चैप्टर के आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न है, वो हम भाग नंबर 2 में देखेंगे। तो तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।